नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इस मंच पर, इस खास इंडिया लीगल कार्यक्रम में। और कहते हैं कि किसी भी देश के लिए उस देश की सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही बेहद अहम है। जिस देश के सुरक्षा और सुरक्षा प्रहरी निश्चिंत रहेंगे, जिस देश में शिक्षा, खासकर कानूनी शिक्षा व्यवस्था सही रहेगी, उस देश की हर स्थिति सही रहेगी। तो आज इस मंच पर एक ऐसा ही खास व्यक्ति हमारे साथ है जो देश के सुरक्षा कर्मियों और ख़ासकर हमारे आर्मी की कहें तो तीनों ही विंगों की, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर हमारी थल सेना हो, तीनों ही सेना से जुड़े हुए तमाम सुरक्षा कर्मियों की, सुरक्षा प्रहरियों की, अधिकारियों की सुरक्षा करता है, उनकी न्यायिक हितों की सुरक्षा करता है। जी हाँ, हमारे साथ जस्टिस राजेंद्र मेनन मौजूद हैं जो कि चेयरपर्सन हैं आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल एंड साथ में वो वाइस चेयरपर्सन हैं लीगल एजुकेशन कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कई तरीके की भूमिकाएं निभा रहा है। इसके पहले जस्टिस मेनन की जो कार्यशैली रही है एज ए चीफ जस्टिस और पटना हाई कोर्ट या फिर दिल्ली में और या तमाम अन्य अदालतों में, वो बड़ी ही चर्चित रही है। एक ऐसा जज जो अपने काम के लिए जाना गया, एक ऐसा जज जो अपने फैसले के लिए जाना गया, और अब वो जो नई भूमिका में है, वो नई भूमिका भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर एज अ चेयरपर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल के उन्होंने काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की है जो कि हमारे सैनिकों के हितों की रक्षा करता है। तो आज उनसे हम जानेंगे तमाम उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उसके बारे में भी, जो उनकी पहल है उसके बारे में भी, और वो सारे सवाल जो हमारे और आपके मन में है वो सब उनके सामने रखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका जस्टिस मेनन। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आर्म्ड फोर्स अपीलेट ट्राइब्यूनल आखिर क्या है, एक आम आदमी को समझना हो या फिर हमारे तमाम दर्शकों को समझना हो तो आखिर ये क्या करता है, क्यों इसकी ज़रूरत हुई, और इसकी जो ज़रूरत की जो पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो भी आप हमें बताएं, और साथ ही आने वाले भविष्य में इसमें क्या कुछ हम नया देखने वाले हैं, ये सब कुछ सबसे पहले आपके संभाषण से। कहा जाता है कि इस देश में यदि इसी देश को नहीं बल्कि किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है तो वहाँ सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही मजबूत होनी चाहिए। और जस्टिस मेनन के हाथों में बहुत हद तक एक हिस्सा शिक्षा का भी है और हमारी सुरक्षा का भी है। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस ख़ास कार्यक्रम में। और आगे बढ़ने से पहले सर मैं चाहती हूँ कि आपका एक फॉर्मल स्वागत ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के काम आप करते हैं उसके लिए बार बार कहना पड़ेगा रॉजर सर, सलाम सर। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SCBA वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय जी को सबसे पहले मंच पर, और साथ में इंडिया लीगल के एडिटर इंद्रजीत पतवार सर को, You see, when for the first time I met Honorable Justice Rajendra Menon sir at his office in the Chief Justice Delhi High Court when he was officiating, personally I felt that such persons are required for the system. Even the judges who retired, they had so many words for his praise, and that actually you cannot feel unless you know the person properly. He is a man completely down to earth, no ego of a judge, no ego of a constitutional authority, but a firm man. We are unfortunate that we could not see him in Supreme Court,
Otherwise, the fate and the course of justice would have been different. I personally feel that such persons are actually who are careful about their responsibilities, who are careful about the discharging of their duties with full integrity, passion, and also at the same time having the care of the society. Honorable Justice Menon, he had been Chief Justice of Patna High Court and Delhi High Court, thereafter Armed Forces Appellate Tribunal, and it's a very thin line because here we practice 226, 32 and then 33 also, now the part of Honorable Sir. Whenever you deal with an issue, when the chair itself guides you that which direction you have to take. There are so many words of wisdom which we all are going to be enlightened in the presence and with the words of Honorable Lordship. All the students and many of the lawyers, you will also be actually obliged to hear his words. Because there are so many things you may not be knowing about JAG, may not be knowing about Armed Forces Appellate Tribunal, the responsibility of a judge, and how this tribunal works. Other than that, what is the next course of your legal education? Honorable Lordship is here, and nothing can be better than this. If you ask me one guest who should be invited and who should be taught you all, then if I do all kind of churning, ultimately I will realize that only Rajendra Menon sir is there who can actually guide you and he can show you the path. He is here. I should not come in the way of you all and him. And this really, I am grateful, sir, that you are here and all these young lawyers are going to be benefited. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर. आप लोग सर सीख लीजिए. एक ऐसे शख्स जिन्होंने कानून की दुनिया में नई इबारतें लिखी हैं, और इसके पहले कि मैं उनसे बातचीत शुरू करूं, आप सभी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आखिर आर्म फोर्सेस अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करता है और किस तरह से हमारी सेना की मदद उससे होती है, और इसके साथ साथ शिक्षा को लेकर, विशेषकर लीगल शिक्षा को लेकर अब आने वाले भविष्य में हम क्या कुछ नया देखने वाले हैं. तो सबसे पहले शुरुआत सर इसी से, आपकी उस बात से जिससे सभी हम लोग समझ सकें कि आखिर आप करते क्या हैं. नमस्कार. गुड आफ्टरनून टू ईच वन ऑफ यू. सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मैडम को और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रण किया और आप लोग के बीच में कुछ विचार रखने के, आप लोग को कुछ बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया. लॉ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना और उनको दिशा दिखाना मेरा पैशन है. क्यों कि मेरी तो इनिंग ख़त्म हो गई. आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 43 years, 21 years as a lawyer and 22 years as a judge of the High Court and this side. I have finished my innings and I want that the baton should be handed over to all of you, and you all should be prepared to take the baton from us and run the race in the best form, even as we had not run. And therefore, I love to be with the students and young lawyers to guide them into whatever they are supposed to do for the future. पहले तो मैं आप लोग को मिलिट्री लॉ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. वैसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन कम समय में जितना हो सकता है आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा. जब हम मिलिट्री लॉ की बात करते हैं, कोई भी लॉ की बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे दिमाग में आता है, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और जब हम मिलिट्री लॉ और आर्मी के या नेवी एयरफोर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा. कई बार आपने देखा होगा, लेकिन आप लोग ने जिस तरीके से आर्टिकल 33 को पढ़ना चाहिए शायद पढ़ा नहीं होगा. आर्टिकल 33 empowers the parliament to curtail the fundamental right of certain peoples who are discharging their duties with the armed forces. And therefore, whenever you talk about rights available to a man in uniform, then Article 33 comes into play, and the rights available to them
are curtailed by virtue of laws made by the Parliament in the backdrop of the requirement of Article 33 of the Constitution. That's one thing which I want each one of you to remember. Now, when you talk of military law जो था, जैसे हमारा आर्मी एक्ट है, सन 2011 में ब्रिटिशर्स ने बनाया, और जब ब्रिटिशर्स ने उसको बनाया तो उन्होंने पनिशमेंट, डिसिप्लिन और प्रोसीजर्स ऐसे लेट डाउन किए कि जो भी वो चाहेंगे वही होगा. और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है D.M. सिन्हा. He was the first Judge Advocate General of the country, and he became the Judge Advocate General when he was working in the British Army. And when India became independent, he was entrusted with the job of amending the military laws, and therefore he is the architect of the Army Act of 1950. And when he was enacting the Army Act, it came to his notice that with the nature of discipline required and the procedures to be followed in the army, there has to be something in the constitution which empowers the parliament to make a law curtailing certain rights. And it was his brainchild that Article 33 of the Constitution came into being. He took an appointment with Dr. Ambedkar, told him about the effects of right to be curtailed, and that is how Article 33 of the Constitution came into being. And I can tell you, he became the first JAG to be appointed as a judge of the High Court, that is Guwahati High Court, and he was a judge of the Guwahati High Court for more than 8 years. So that is the founding father of the military justice system in the country, and he was the first JAG appointed in the time of the Britishers. Now, if you go through the military law consists of 3 acts: Army Act, Navy Act, Air Force Act. Now, as far as the structure of the military is concerned, when we talk of military, all the 3 are part of the military: Army, Navy and Air Force. The Army is the biggest force, having a force of more than 13 lakh. Air Force comes next, which has about 1.25 to 1.30 lakh. And Navy is the smallest unit, with about less than 85 to 90,000 people. All the 3 have 3 different acts. Now, the acts provide for various aspects, from the time of recruitment, enrollment, attestation, what are the service conditions to be framed, who can formulate the law. But the most important aspect pertains to discipline and procedures for making discipline. I am talking about discipline and procedure because you are all lawyers and you would be concerned with that. And that is where most of you might have heard something like court-martial, procedures for court-martial. Now, when disciplinary action is taken, it's in 2 forms. One is an administrative action, and the other is disciplinary action through trials, which are known as court-martials. Now, court-martials are of various types: general court-martial, district court-martial. I'll not go into details of all these things, but the procedure is laid down in the Army Act, Navy Act, Air Force Act for conducting the court-martial. Now, one important thing which I want to tell each one of you is that a man in uniform may commit any offense. The offense may be an offense under the Indian Penal Code. The offense may be an offense under the Prevention of Corruption Act. The offense may be one under the POSCO Act also, child abuse. The police registers a case against him. And the moment the case is registered and the investigation is over and the challan is to be filed, if you see section 125 of the Army Act, it mandates that the police should take permission from the commandant under whom the man is working and give an option to the commandant either to permit the police to prosecute him in a normal criminal court, or the commandant would take a decision, no, give the case to me and I'll prosecute him through court-martial. And if the commandant directs for prosecution through court-martial, then the court has no other option but to give it. The only option available with the
judge or the criminal court is to say that for these reasons I don't agree, and make a reference to the central government, and the central government will decide who will prosecute the matter. And in 99% of the cases, the moment a commander asks for prosecution by court-martial, the matter is handed over to him. Now comes the issue which all of you should take note of. If a person is prosecuted in a criminal court and convicted, the conviction is for the same offense. 302 IPC, 326, 327, 376, Section 7 of Prevention of Corruption Act, POSCO Act, and the sentence is also same. But here, the sentence is imposed by the court-martial. And the sentence are punishment for the criminal offense, that is imprisonment, along with an action for removing him from service or debarring him from service, demoting him or whatever it is. In a civil organization, he will be prosecuted criminally, and if he is working in the government or some establishment, the employer takes a decision. Here, both the decisions are taken based on the same procedure. Now, once he is punished, for example, he is punished for an offense under Section 302, and he is sentenced to life imprisonment, what is the remedy available to him? An ordinary person who is tried by a session court goes to the High Court under Section 389 CRPC. But an army person does not have that right. Right from 1950 up to 2009, when the Armed Forces Tribunal was created, the only remedy available to them was a petition under Article 226 of the Constitution. And as all of you know, Article 226 of the Constitution does not permit inquiry and interference or judicial review on factual aspect of the matter. And therefore, a man punished under the court-martial is deprived of his right of appeal. And therefore, in 1982, one Major Prithpal Singh Bedi filed a petition in the Supreme Court, and the Supreme Court gave a judgment in 1982 in Prithpal Singh Bedi's case, where it was said that because you took an option for trying him by court-martial, can you take away the right available to him to an appeal? He does not have a right of appeal as is available to an ordinary citizen under Section 382. Therefore, a provision for appeal should be provided for him. From 1982, the matter was pending in the parliament. It was only in 2007 that a parliamentary committee recommended, yes, there has to be a forum for appeal, and that is how a recommendation was made, as it is in many of the Western countries, to create a military tribunal to try all these things. And ultimately, based on the parliamentary committee's recommendation, the Armed Forces Tribunal Act of 2009 came into force. Now, if you see the Armed Forces Tribunal Act, you will find two sections, Section 14 and Section 15. Now, Section 14 gives a general jurisdiction to the tribunal to deal with service matters. And Section 15 is a provision which is akin to Section 389 of the CRPC, and today the Armed Forces Tribunal acts as an appellate forum under Section 389 with regard to all court-martials and punishment of by the court-martials, including suspension of sentence, grant of bail, interfering with the punishment, reducing the punishment, holding the trial to be illegal, vitiating the trial, and remanding it back. That is the biggest development that took place in the Indian military judicial system when the Armed Forces Tribunal Act of 2009 was created. And today, we deal with such cases. These are the matters, these are some of the issues which have come. But still, the investigation under the police of criminal case under the Army Act, Navy Act, Air Force Act is done by a cumbersome procedure which is known as court of inquiry. Then there is a summary of evidence, and then the charges are framed, then it goes to the tribunal. So that procedure is cumbersome, and therefore there have been recommendations for curtailing this procedure. But another aspect of court-martial system which is subject to criticism is that there is no permanent system of court-martial. There is no permanent body or tribunal which does the court-martial. As and when a case comes, the commander constitutes a court and gives it to the court for court-martial. And the court which is created is a temporary one. Today,
depending upon the rank of the officer, a major general may head the court martial as a presiding officer. He will have 2 officers. Tomorrow, if another court martial come, it may go. So therefore, the persons manning the court martial are different. It's not a thing where the same person does everything and they are guided by the advice of the judge advocate. They do it. So therefore, there has been an allegation that what we call in military terms that the court martial is done under the command influence. Command influence means the commander, even though he creates the court martial, he takes a decision as to what should be done, and that command influence makes the court martial, loses the significance of independence of the court martial. And even though in the appellate forum we do try to remove that, but then the demand is that a permanent tribunal should be created for the purpose of trying the court martial. There are various opinions where it says that at unit level or at command level you should have a permanent body of persons who will be known as the court martial tribunals, and they will do the court martial and they will be doing only court martial. I can share with you an experience which I had about 2 months back. The Judge Advocate General of England came and he was saying, Ki, you have taken the Army Act from where we left and you are going on with that with some amendment. But we in the European countries and England have an act made in 2006 which is different from that, and we have created independent tribunals to deal with court martial, and a judicial officer who can be appointed as a judge of the High Court heads the court martial tribunal, and he conducts trial for all Army, Navy and Air Force, and from his order the appeal goes to the High Court. So in India also there is a demand for a permanent court martial. The government is seized of the matter and hopefully very soon we will get it. So these are some of the issues which I also feel should be addressed. I have also submitted my opinion in this regard through various authorities. So these are few things which I thought I should tell you, and if I keep on going, it will take at least 2 days for me to explain many things to each one of you. But I would say one thing, that working for the people in uniform and doing something to you, something to them, gives a peace of mind to you. And therefore, if any of you are interested in coming to this field, you should try to participate in the JAG competitive examination, become a JAG officer and experience the feeling of serving the officers. I know of many JAG officers who have entered service, worked as a JAG officer for 10 or 15 years, left it, and today are designated senior advocates both in the Supreme Court and various High Court with flourishing practice, and deal with normal cases also and other cases pertaining to the armed forces also. And I find a lot of women students, lady students here, and I can tell you every day JAG officers who appear before me, 40 to 50% of them are women officers holding the rank of majors, lieutenant general, colonels and brigadiers. So you will be, I suggest you can do that also. Thank you very much. Thank you. सर, 2 चीज़ें जब आप बात कर रहे थे तो 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी. एक तो ये कि अगर विमेन की हम बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी विमेन्स को लेकर, खासकर सेना में जो विमेन हैं उनको लेकर सर्विस में समान हक की एक बात कही है. क्या ये मामला भी ट्राइब्यूनल के सामने आया और उसको किस तरह से डील किया गया, क्योंकि वो एक हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है. ये मामला 2010 पे जाता है. 2010 तक ये था कि वुमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन में लिया जाता था. शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था उस टाइम 7 साल और 3 साल का एक्सटेंशन, टोटल 10 साल. फिर वो हो गया 10 साल और 4 साल का एक्सटेंशन 14 साल, और उसके बाद आपको वापस घर भेज दिया जाता था. आपको पेंशन भी नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, और आपका रिक्रूटमेंट भी हर ब्रांच पे नहीं होता था. लिमिटेड ब्रांच होते थे, जैसे एजुकेशन ब्रांच है, नर्सिंग ब्रांच है, मेडिकल ब्रांच है, लॉजिस्टिक ब्रांच है, बाकी कई ऐसे ब्रांचेस थे जिसमें आपको नहीं लिया जाता था. तो जब ये हुआ तो 2010 में एक लेडी ऑफिसर थी, उसका नाम था बबीता पुनिया. शी अप्रोच द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली सेइंग दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी.
हमको भी मिलना चाहिए। 2010 में वो केस हुआ, 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट, 2014 या 15 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया और कहा कि नहीं ये गलत है, लेडी ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। वो मैटर तब से लेके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा और अभी 2020 17 मार्च को जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने एनी नागराज और बबीता पुनिया के नाम से जजमेंट दिया और उसमें कहा कि वुमेन शुड बी गिवन द इक्वल राइट for treatment in the army. They should be permitted to work in all the areas of the army, including combat area, so subject to their fitness and passing the required test and everything. और उसके बाद इनके होने लगे, आर्मी ने काफी कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट प्रिवेल्ड एंड आई कैन टेल यू दैट फ्रॉम 1st of April women officers have taken charge even in the combat area and they have become colonels commanding a unit in the combat area. So that's a big development as far as the army is concerned. एंड मैडम का जो सवाल था कि आप भी केस डील करते हैं, हाँ हम वो केस डील करते हैं जिसमें परमानेंट कमीशन बनाने के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का केस सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाता है, मेडिकल बोर्ड में जाता है और उसमें उनको शिकायत होती है कि हमारे रिकॉर्ड को ठीक से नहीं देखा गया, हमारे जो मेरिट्स हैं उसका असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ, हमारा जो मेडिकल असेसमेंट हुआ वो ठीक से नहीं हुआ, उसकी एडजुडिकेशन हम करते हैं। और कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लगा कि हाँ इनके साथ अन्याय हुआ है, तो हमने उसको क्वैश करके उनको फिर से वापस परमानेंट कमीशन देने के लिए बोला। और कई लोग को परमानेंट कमीशन नहीं मिल सकता तो ये कहा है इनको 4 साल का एक्सटेंशन दीजिए, 4 साल और देखिए, उसके बाद इनको परमानेंट कमीशन के लिए रिकंसिडर करके डिसाइड करिए। तो हमारे पास कई वुमेन ऑफिसर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हैं जो कि अब ये सिलेक्शन चाहते हैं। और एयरफोर्स में आज वुमेन ऑफिसर्स को फाइटर पायलट का भी पोस्ट दिया गया है। So that's a big thing, and the entire credit for this goes to the Delhi High Court because it initiated the thing with Babita Punia and ultimately to the Supreme Court for having brought it to a logical conclusion. सर, बस सर मिलिट्री लॉ किसी भी अपराधी को बचाव के लिए सिविल वकील या बचाव अधिकारी रखने की इजाजत बिल्कुल देता है, हाँ, मिलता है। आप कोर्ट मार्शल में अपेलेंट कोई भी वकील को ले जा सकता है और देयर आर केसेस वेयर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव अपीयर्ड एज डिफेंस काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट मार्शल। दे कैन अपीयर, खास प्रावधान नहीं, उनको सिर्फ अप्लाई करना है और वो कोर्ट को जरूरी है देना, उनको उनकी मर्जी का। अगर वो चाहे अपने कोई ऑफिसर को रख सकता है, नहीं कोई वकील को ला सकता है, किसी को भी ला सकता है, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। और तब क्या, जैसे अभी हम लोग मणिपुर में देख रहे हैं कि इतनी आगजनी हो रही है, सेना के खिलाफ भी काफ़ी प्रदर्शन अफसपा को लेकर होता रहता है। कश्मीर में आप जाइए, अक्सर हमने ये खबरें देखी हैं, ऐसे शॉट्स आते हैं जब सेना पर पत्थरबाजी हो रही है। सेना के को लेकर अगर ऐसे देखा जाए तो ये एक तरह से सेना का मानवाधिकार का हनन है। जब आम पब्लिक, आम लोग पत्थरबाज उस पर पत्थर चलाएं या सेना का अपमान करें, ऐसी स्थिति में सेना के पास क्या रेमेडी है? ऐसी स्थिति में तो सेना के पास रेमेडी आर्टिकल 226, 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में या तो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि हमारा ट्राइब्यूनल जो है इट्स ए क्रिएशन ऑफ ए स्टैट्यूट एंड द स्पेसिफिक पावर गिवन टू अस इज ओनली सेक्शन 14 एंड 15। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। सो सेना के लिए, अगर सेना के कोई जवान को लगता है कि ये जो मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है उससे हमारी फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, देन द ओनली रेमेडी फॉर देम इज टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और 32 एंड गेट ए रिट ऑफ मैंडेमस अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू क्रिएट समथिंग और ए सिस्टम वेयर दिस कैन बी प्रिवेंटेड। सर, जब अभी बात हो ही रही है तो अफस्पा पे आपके विचार क्या है संवैधानिक तौर पे, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। देखिए, कोई भी कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको संविधान के हिसाब से सही ठहराता है। द प्रॉब्लम इज विद द पीपल हु इम्प्लीमेंट इट, है ना, एंड द प्रॉब्लम इज विद द पीपल हु इम्प्लीमेंट इट। दे मिसयूज इट फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, फॉर देयर गेन्स। नाउ दिस इज ए थिंग विच talks about the moral values of the society, the social backdrop and all these things। जहां तक होता है कोर्ट्स में मामला आता है, कोर्ट्स उसको सुधारता है, लेकिन हम उसको कंप्लीटली अबॉलिश नहीं कर सकते जब तक हम मानवता को और ऊपर उठाएं और हर लोग को ये कह दें कि ना करिए। अब देखिए, मिलिट्री में भी कई बार होता है, आपको एनकाउंटर मिलते हैं, ये सब चीजें होती हैं, उसके भी केस आते हैं। तो देर आर laws are made with good intention, but when it comes to the implementation, the people who implement it
misuse it for various things, and I would rest my comment here because I don't want to go any further and make it public, because I hold a post which prevents me from talking so many things in public. Please excuse me for that. सर बिल्कुल, जब एडल्ट्री की बात हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेना में जो एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी में रखा है, क्या लगता है आपको कि ये एक गंभीर मसला है, इस वजह से रखा हाँ। गया है और इससे अनुशासन जो काफ़ी जी, प्रभावित जी। होगा? लेकिन समाज में सर एक तरफ ये ज़रूर मैं बता दूं कि एक तरफ समाज में बहुत कुछ ओपन हो रहा है, लिव इन रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, हम सेम सेक्स मैरिज तक पहुंच गए हैं, लेकिन सेना के लिए बहुत कुछ अभी भी बंधा हुआ है। क्या ये उसके निजी हक का एक हनन नहीं है? ऊपर ही ऊपर आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही दिखता है। जहां तक सेक्शन 377 कानूनी अपराध का मामला है, सेना में भी ये कानूनी अपराध नहीं है, बट देयर इज ए प्रोविजन इन द आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और कई सर्विस लॉ में आपको मिलेंगे, एन एक्ट अनबिकमिंग ऑफ ए मैन इन सर्विस। अब आप you enter into an extramarital relation or a relationship with somebody, and there are cases where that has interfered with the security interest of the country, particularly when officers have been posted in foreign areas or for foreign posting, or when they have been associated with people in the country and that has resulted in security concerns for the आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। हमारे पास भी आते हैं केसेस जिसमें कि डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाती है अगेंस्ट ऑफिसर्स फॉर दिस, एंड द आर्ग्यूमेंट विच वाज एडवांस्ड बिफोर मी इन दीज केसेस वर दैट बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नाउ अडल्ट्री इज नो मोर एन ऑफेंस एंड देयरफॉर द आर्मी डज नॉट हैव एनी पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट अस। आई ओवररूल्ड इट। I said no, for the purpose of maintaining discipline, if the army, your employer feels that your act or your conduct is something which is unbecoming of a man in uniform. For example, if a brigadier or a lieutenant general indulges in something, it becomes public, the man in the lower rank will feel जब वो कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते, तो वो डिसिप्लिन और वो इस स्पेशल फोर्स का बनाने के लिए अगेन आर्टिकल 33 को लगाते हुए कर्टेल किया, एंड आई upheld the action. And recently the Supreme Court, a bench headed by Justice K.M. Joseph, the full bench, explained the earlier judgment and said that when it comes to taking disciplinary action against men in uniform, it would not violate the Supreme Court judgment, and for the purpose of maintaining discipline, they have to do it. So it has been approved by the Supreme Court, but when we judicially examine it, we examine as to whether it is based on allegation which can be substantiated on the basis of evidence, whether it's a false allegation implanted for the purpose of implicating falsely. It is scrutinized and decisions are taken, and I have decided cases both ways where I found that it has been done only for the purpose of maligning the officers, and therefore we have interfered with the punishment. In certain cases we have found it is dangerous, it's a prerogative of the employer, and if they have done it, we will not interfere with it. It's a thing which has to be understood in the backdrop of the requirement of the conditions of the service, because if we openly permit it, many things may happen जिसको आप लोग हनी ट्रैप और ये कहते हैं, और that may create national interest, security interest concern, and therefore we have to leave it to the authorities who deal with it to take a decision. बिल्कुल। और सर आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी भारतीय सेना तमाम तरह के मुश्किलों की और गोलियों का सामना करती है, आप ही सवालों के गोलियों का सामना बड़ी सख्ती से कर रहे हैं सर, और बहुत लोगों के मन में और भी सवाल हैं, खासकर यंग लोगों के, और तमाम हमारे साथ जर्नलिस्ट बैठे हैं उनके। मैं एक और दौर शुरू करना चाहूँगी। पहला सवाल। Good evening, sir. Good evening. I want to ask, what are the collateral consequences of a court-martial conviction, and how long does court-martial trial last? The court-martial trial normally concludes within 6 to 8 months. Normally does not go beyond the period of 1 year, depending upon the nature of allegations. What are all those things, and the consequences are twofold. One, you are convicted for an offence under the criminal law, for which the sentence would be anything between 1 year's imprisonment to life imprisonment, or even a capital sentence.
and the collateral effect is on your service condition, because you are convicted for a criminal offense. The consequential service law, you may be dismissed from service, you may be prevented from getting any further promotion, you may be demoted in your rank, or there may be a order that your pension would be curtailed for a particular quantum, which may be about 50% or more. So I wanted to ask that under the military policy, what are the rules, under what rules a person is terminated? Like, what are the rules under which the one is terminated? The rules are, two types of rules are there. There are administrative actions. A person can be terminated if he is a deserter. For example, if you are working, you go home on annual leave and people don't come back because it's an hard work. Na? So if you are in a peace station and if you are away for 3 years, then you are declared as a deserter and then you are removed from service. If you are in a hard station and you are deserter for 10 years, you are removed from service. Then there are disciplinary action. You are invalidated because you are medically unfit to work. For that you are discharged. Then you are discharged for various things like insubordination or not following the rules or doing something which is unbecoming of a official. Not following the command, misusing your arms, dealing with general public in a manner which is not expected of you. Public में जाके दुकान में झगड़ा कर दिया, ये किया. So many things are there for which you can be, you need not be court-martialed, but by an administrative order you can be removed, and the administrative orders are passed after following the requirement of the principles of natural justice. Thank you so much, sir. Vikram? Sir, what percentage does fratricide compose among the cases which come up for court-martial, etc.? Not much. It should be less than 20%. Less than 20%. 20%. और सर, जब हम अपने भारत के मिलिट्री लॉज की बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ब्रिटेन के एडवोकेट जनरल ने ये बताया कि वहाँ हम बहुत बदल चुके हैं. बाहर के जो मिलिट्री लॉज हैं और इंडिया के मिलिट्री लॉज में कितना फ़र्क पाते हैं? हमारे मिलिट्री लॉज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. सिर्फ जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है, सारे चीज हमारे कानून में है. लेकिन एक जो फीलिंग होती है कि इंडिपेंडेंट पर्सन हमारा एसेस कर रहा है, वो वाली फीलिंग की कमी है. यानी जहां हम काम कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयर ही हमारे खिलाफ शिकायत लेता है, वो खुद डिसाइड करता है. तो एक फीलिंग हो जाती है कि वही कंप्लेनेंट है और वही कंप्लेंट पे इंक्वायरी कर रहा है. हालांकि 2009 में ये ट्रिब्यूनल आने के बाद वो चीज काफी कम हुई, इसीलिए हमारे यहाँ केस आज भी हैं. आज हमारे यहाँ 40,000 केस होगा करीब करीब. तो ये इसलिए हो रहा है कि लोगों को हम पे विश्वास है, वो करते हैं. लेकिन ये एक डिफरेंस हमारे और वेस्टर्न कंट्रीज में यह है कि इनबिल्ट जो सिस्टम है उसमें इंडिपेंडेंस की थोड़ी सी कमी महसूस होती है लोगों को. कितना होता है कितना नहीं होता मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक महसूस है, वो भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. और जो बात आपने कही सर, उस पर बहुत मशहूर एक शायर ने एक शेर लिखा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा. और ठीक उसी तर्ज पे अभी तक हम जा रहे हैं. लेकिन बदवार साहब, जब हम आपके आने की बात हो रही थी तो बदवार साहब ने एक किताब भी चूंकि लिखी है और इसलिए उनके दिमाग में सिर्फ बहुत सारे सवाल थे. तो एक और तोप का गोला आपके सामने. I co-authored a book with a very famous military lawyer, R.K. Anand. He represented Qadian. Very famous case. It was called Assault on Merit. Yes. And basically it was what we were discussing earlier about promotion from div commander to corps commander, and how often these challenges were actually taken to court and decided in favor of the appellant, and very often after the appellant had even died. One of the questions that I had, I think a lot of people have the same question, is that if I commit, I'm a soldier, I'm living on a cantonment, and I commit a culpable offense, 302, assault, battery, what have you, and I commit that same offense outside the cantonment. Who is it that decides ultimately, if I'm on the cantonment, that I should be handed over to the military police, and at that point who decides whether I should be tried through a court martial, through the Army Act, or whether I should be tried outside? And if I'm tried inside and there's an outsider who's not military involved, can they be subpoenaed in a court martial?
which is happening inside a cantonment? No, they can. You see, the decision is taken by the commander, under whom the person is working. Now, if a offense happens, for example, if a man has gone on leave to his village, in somewhere in UP or Bihar, and in that jhagada ho gaya for with regard to some property matter or something, and he commits an offense. An FIR is registered, he is arrested by the police authorities, and the police authorities, the moment they come to know that he is a man in uniform, they'll inform the commandant that such and such thing has happened, we have investigated, and they give the option whether you want to take him into custody and proceed with it under your system, or do we proceed under the common law. That is the stage when the commandant takes a decision. So will a witness who is a non-military witness living He will be in a called. He'll be before a court-martial? Before the court-martial takes place. The investigation process is taken over by the. No, when the trial starts in the court-martial. The trial will start after the court of inquiry, and Sir. the court of inquiry is the investigation which normally the police does. It is done here. The witnesses will be called here. They will be asked the questions, and then based on that, if a prima facie case is made out, then the trial commences. So the And- court and of if the inquiry witness is nothing doesn't appear- but an inquiry and investigation into the allegations. And if the witness does not appear Yes. before a court-martial, can he get a conditional warrant of Yes, arrest? yes, Exactly yes. as in civil Yes, inquest. exactly as the same thing. He can be done, and the military police and the civil police act in combination, and they do it. And what percentage of cases, sir, would you say of serious offences committed, whether on within a cantonment or a family station or outside, are actually tried in court-martial, and how many are tried outside? Have you got any figures on that? I don't have exact figure, but according to me, maximum most of them are tried by the court-martial only, because they feel that a man in uniform should not be subjected to various civil impediments in getting him tried. And if the jhagda or hatapai takes place between a man in a police uniform and a man in an army uniform, where does the case usually land up? If it is prosecution of the man in army uniform, it will be with the court-martial only. Sir. So it's a related question to something you said the last time. जो श्रम कानून होते हैं, लेबर लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें you have unfair labor practices relating to work hours, relating to working conditions, workman's compensation, fairness in promotion, etc., etc. Now, in the military, if someone complains about terrible conditions, like if you remember 3 or 4 years ago, some paramilitary or soldiers complained about food, कि सड़ी हुई दाल उनको दी जा रही थी, वो अपनी थाली है ना, आपको याद होगा, वो थाली लेके बैठे हुए थे पब्लिक के सामने. तो खैर उनको राय दी गई कि भाई तुम जनता के सामने क्यों नहीं गए, अपने सीनियर ऑफिसर के सामने आपने शिकायत क्यों नहीं रखी. Now the point is that if it's a genuine complaint and उनको पीस स्टेशन में भी सड़ी हुई दाल मिल रही है जिसमें कॉकरोचेस घूम रहे हैं, और वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को कंप्लेन करता है, and he's completely ignored. I'm coming exactly to the question that your last bit of advice. Now, does he then have an appeal, and is that appeal only within the system that will protect him because it's protecting the system? Yes. Or does he, or can that appeal at some point go out of the system and go to a civilian court कि मेरी सुनी नहीं गई? Yes, it can. Within the system, he has a right to file a non-statutory complaint or a statutory complaint to the higher authorities, or he can take it up with the High Court or the Supreme Court in a writ petition. That is his right. He can always take it up. Even there are cases where Jawans have written letter to the High Courts, Chief Justices, and they have registered it as a petition and dealt with it. I have dealt with such cases in the Patna High Court, when a lady of a Jawan said that the local goons had taken over her land and she's being tried to be ousted, and she's a widowed lady, her husband was a army man and he has gone. I took it up in the public interest litigation and directed the district judge to look into it. So they can do it. The systems are there. But two things are important. One, that what is happening should come to the knowledge of the person concerned, and then when it comes to the knowledge of the person concerned, he should proactively take it up, not just file it and keep quiet over it. See, that depends from individual to individual.
लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह से आपने बताया कि लेकिन जो हक हमारे फौजी लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया था कि अगर उन पे पत्थर अगर चल रहे हैं तो वो कहाँ जाए। वो अगर पत्थर उसने खाई तो वो तो नॉर्मल कोर्ट में जा रहा है। हाँ। लेकिन अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसे आर्म ट्रिब्यूनल में आना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं लगता सर कि अभी भी थोड़ा सा ह्यूमन राइट एंगल से हमारे मिलिट्री लॉज को देखने की जरूरत है? उसको ह्यूमन राइट एंगल से देखने से ज्यादा उसको प्रोसीजरल एस्पेक्ट से देखना है। ह्यूमन राइट एंगल पे क्या होगा कि अगर वो पुलिस में वो कर लेगा और पुलिस वाले अंडर द सिविल इन्फ्लुएंस आके उसको जस्टिस नहीं देंगे तो उसको उससे ज्यादा नुकसान होगा। ही चांस ऑफ गेटिंग जस्टिस अंडर हिज ऑफिसर्स इज मोर, particularly if it's a civil offense, that is more. He may be put to something in his hometown which is miles away from his place of working, therefore he is taken into custody और फिर जब तक की ट्रायल होती है उसको मिलिट्री कस्टडी में रखा जाता है। और मिलिट्री कस्टडी में जिसको हम गार्ड रूम बोलते हैं, है ना, वहां पे आपको नॉर्मल घर जैसा रहता है, टीवी वगैरह रहता है, सिर्फ आपकी रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि आप नॉर्मली बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपके परिवार वाले आके आपसे मिल सकते। ये नहीं कि आपका ट्रायल हो रहा तो आप सेंट्रल जेल ही में पड़े। आप देखिए नॉर्मल ट्रायल होता है तो आदमी बेल नहीं मिलता तो बाकी कैदियों के साथ अंडर ट्रायल होकर जेल में पड़ा रहता है। हियर ही डज नॉट गो टू द जेल, ही गोज टू द जेल ओनली आफ्टर ही इज कन्विक्टेड एंड फॉर द एंटायर ट्रायल पीरियड ही इज इन द क्वार्टर गार्ड। एंड क्वार्टर गार्ड इज नथिंग बट ए सिंपल क्वार्टर विच ही इज एंटाइटल्ड टू, बेड रहेगा, टीवी, सारी चीज उसको फैसिलिटी रहती है। वो कभी भी इम्प्रिजनमेंट वाली फीलिंग रहती। लेकिन जब उसका कन्विक्शन होता है, ये जो मिलिट्री कस्टडी है ये भी एक्सक्लूड हो जाता है, ये पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाता है, उसको नहीं डिडक्ट करते हैं। जैसे आपको 3 साल की सजा हुई और 1 साल आपका कोर्ट मार्शल चल रहा था, जब आप मिलिट्री कस्टडी में थे तो 3 साल 2 साल के बाद आप छूट जाएंगे, लेकिन कन्विक्शन के बाद उसको सिविल प्रिजन में भेज दिया जाता है दूसरे कैदियों के साथ। एक सर और अर्थ है कि जो जवान या जो फौजी रिटायर हो गए उनके हकों की अगर बात हो रही है तो वो जैसे ORP का मामला है सर, वो फिर कहाँ जाए? क्या अब उसके बाद आर्म्स ट्रिब्यूनल हमारे पास जो 60% हमारा लिटिगेशन पेंडिंग है वो रिटायर्ड पर्सन्स का है। 2 कैटेगरी ऑफ केसेस हैं, पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन ये होता है कि अगर आप फौज में रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आपका मेडिकल हो के आप फौज में भर्ती हो गए, आपको कोई बीमारी नहीं थी, आपने 15 साल 20 साल की सर्विस करी और जब आप वहां से निकले तो आपको कोई बीमारी आ गई, इवन आपको हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया या कोई एलिमेंट हो गया, इट इज हेल्ड दैट द डिजीज इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस यू आर एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। तो वो कॉम्पनसेशन मेडिकल बोर्ड में जाता है, मेडिकल बोर्ड उसका असेसमेंट करता है और उसका कॉम्पनसेशन मिलता है और उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। और जो आपको पेंशन मिलता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, जिसको कि डिसेबिलिटी पेंशन बोलते हैं। तो वो तो बहुत केस होते हैं, कई बीमारियां होती हैं, लोग को मेंटल डिप्रेशन के कारण केसेस आते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सीजर, आपके लेप्रेसी, वही कई चीजें आते हैं। तो वो केसेस हम डिसाइड करते हैं और उसके लिए पूरे मिलिट्री कानून में मेडिकल गाइडलाइंस बने हुए हैं, उसके रूल्स अलग बने हुए हैं। वो मेडिकल बोर्ड ही एग्जामिन करके कई बार दे देता है और उसमें लिख देते हैं कि इनकी एग्रीवेशन जो हुई है मिलिट्री सर्विस के कारण हुई है तो उनको पूरा कॉम्पनसेशन मिलता है उसका। There is this general feeling that court martials are hush-hush affairs. Hush-hush affairs I mean, that not much come out in open. In fact, even in media, we don't get much information about it. While writing a media report, we just say, we attribute it to according to army sources, because we don't get any first-hand information. Considering the fact that now even courts, we have Supreme Court live streaming the entire proceedings, why, sir, there is not much about the court martials? We don't know much about it. You see, except in cases where national security is involved, the documents are in public. They are in public domain in the sense that once they come to the High Court or the tribunal, they are available and journalists do cover the court martial. If यहाँ आप दिल्ली का मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप चंडीगढ़, लखनऊ में जाइए, हमारा जो भी कोर्ट मार्शल का जजमेंट होता है, कई आपके लीगल करस्पॉन्डेंट जो रिपोर्ट कर, आज भी आप ट्राइब्यूनल का देखिए, जो आपके चंडीगढ़ से जो ट्राइब्यूनल निकलता है, रोज एक केस वो कोई ना कोई AFT का छापते हैं। तो दे आर अवेलेबल, जजमेंट के बाद वकील उनको बताते हैं। अब बाकी कई चीजें तो अब कोर्ट मार्शल जो आर्मी के अंदर होता है उसमें तो वो अपना
रखते हैं, सीक्रेसी रखते हैं, so that it is not influenced. But the defense counsels are available. The defense counsels take care of all of that. Recently, the Supreme Court has said that the high courts can review army tribunal decisions. Yes. Now, does that reduce the power of the army tribunals, No, or no. does that give the decisions more power to the? No, it What doesn't. happens? As far as the army tribunals are concerned, it neither increases or it decreases its power. Only thing is that an aggrieved person has an additional remedy of going to the High Court. Earlier, the High Court used to say that we will not interfere with this. You have to go to the Supreme Court, because under the Armed Forces Tribunal Act, it says that every order of the armed forces can be challenged only under Section 31 before the Supreme Court. But the Delhi High Court and the Supreme Court have now held that even if that power is there, the power of the High Court under Article 226 and 227 cannot be curtailed because of L. Chandrakumar's judgment, and therefore the orders passed by the tribunal can be challenged before the High Court. Now, it is beneficial for the appellant. Applicant. Yeah, it is beneficial, sir, but the two things happen. One is, does he get the benefit of what you said? He can stay in army quarters. I mean, he has great benefits which civil courts do not offer. Number two is, it drags on for a long time. So does he get the benefits of that? Yeah, the trial in a court martial, the trial concludes. If in a civil court, in a criminal court, the trial may go on for 10 years, 15 years, 20 years. Here, he files the court martial commences, and maximum 1 hour, 1 year or 1.5 years, the trial is over. He knows where I stand, and then he can formulate his life's program accordingly. Otherwise, criminal trials have been pending for years together and nothing has happened. So that advantage is always there for a person. Except that these procedural aspects need some re-modification and make it bit simpler. और सर आगे बढ़ूं, और आजकल हमारे पड़ोसी देश में बहुत कुछ हो रहा है, फौज बहुत कुछ कर रही है। ऐसी एक दूर की है जिसको कहा जाए कि एक अक्सर हमारे यहाँ बात होती है, और पिछले सालों, पिछले लगभग 10 साल पहले ये चर्चा भी हुई थी कि आर्मी के एक जनरल कहाँ बढ़ चले हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सिविलियन और मिलिट्री लॉ में इतना बैलेंस है कि पाकिस्तान जैसी स्थिति हमारे यहाँ कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना स्ट्रांग है कि इट विल नॉट permit such a thing to happen, and even the military law has provisions which can be used to curtail all those things. I don't think the Pakistan military laws has such a system. अब सर जब आप अन्य विषयों पर बात कर ही रहे हैं, हाल फिलहाल में सर एक और मसला आया है, हाल फिलहाल क्या कहूँ, आज का ही मसला है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 बेहद अहम फैसले आ जाए हैं, जिसमें संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया है। महाराष्ट्र का मसला है सर, और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार का मसला है। दिल्ली हाई कोर्ट में आप रह चुके हैं, किस तरह से आप इन दोनों फैसलों को देखते हैं? अभी तो मैंने दोनों फैसले पढ़े नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन देयर आर लिमिटेशंस तो होती हैं करने के लिए। There are areas where the court should not go, and there is a feeling these days that court is overstepping it and going to areas where they should not go. तो लक्ष्मण रेखा दोनों के लिए है, एग्जीक्यूटिव के लिए है, लेजिस्लेचर के लिए है, कोर्ट के लिए, सबको अपने उसमें रहना चाहिए। ओपिनियंस आर डिफरेंट, reasons are different, and justification for being or going out of that are different. I would not like to go into all those details in a public debate like this. बिल्कुल सर, लेकिन बस मैं आपके एक जज के तौर पर एक आपके विचार जरूर जानना चाहूँगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो स्पीकर हैं या विप का जो मामला था, खासकर महाराष्ट्र के इशू पे, उन्होंने बोला स्पीकर, गवर्नर और विप 3 चीज़ों पर उन्होंने डिसाइड किया। गवर्नर को भी उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया। स्पीकर जिसके खिलाफ नोटिस था वो आगे नहीं बढ़ सकते थे जिस तरह से वो बढ़े। विप के भी इशू पर उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि विप उस पार्टी का होता है, न कि टूटे हुए लोगों का होता है। इन 3 चीज़ों पे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिटी दी गई आज, और खासकर दिल्ली मामले में उन्होंने कहा कि जो चुनी हुई सरकार है उसी का अंतिम अधिकार है, एलजी का अधिकार नहीं है। क्या आपको लगता है कि आजकल
न्यायपालिका की बात अलग है, लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें उसमें भी दो तरीके के लोग हैं, एक चुने हुए लोग हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग चुने हुए लोगों से लड़कर एक तरह का संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं या कंफ्यूजन, संशय पैदा कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आखिर कोर्ट या आम जनता इन कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखे? नहीं जी, देखिए, अगर किसी ने अपने संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार को का उल्लंघन करके आगे बढ़ के कुछ किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट को पूरा अधिकार है उसको रोकने के लिए, और कोर्ट उसको एग्जामिन करके for reasons to be recorded can always say that this action is beyond the constitutional power or the statutory power given to you and therefore an order can be passed. बिल्कुल उसमें कोई दो मत नहीं है, कोर्ट ही उसको करेगा। जाहिर सी बात है सर कि ये बड़ा ही जलता हुआ मसला है और मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सर शिक्षा की जब हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, शिक्षा तो हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन है। अब राइट टू एजुकेशन में खासकर लॉ एजुकेशन की हम बात अगर करें सर, तो फॉरेन लॉ फर्म की एंट्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया करवाने जा रही है। किस तरह से क्या प्लान है, चूँकि आप उस एजुकेशन कमेटी के भी वाइस चेयरपर्सन हैं, क्या प्लान है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कि फॉरेन लॉ फर्म्स क्या इस देश में आएंगे, और अगर आएंगे तो हमारे जो नए लॉयर्स हैं उनके लिए कितना कंपटीशन हो सकता है? ये जो मसला है ये लीगल एजुकेशन कमेटी से जुड़ा हुआ है। लीगल एजुकेशन कमेटी का मेरे से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई एम इन अ कमिटी विच इज रेगुलेटिंग द लीगल एजुकेशन, दैट इज मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द लॉ स्कूल्स एंड द लॉ यूनिवर्सिटीज एंड ensuring that whatever is prescribed by the legal education committee is implemented in its letter and spirit. अब डिसीजन लिया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को परमिट किया जाए। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैसे आएंगी, उनका कोर्स क्या होगा, उसका कंट्रोल क्या होगा, इसके रूल्स मेरे ख्याल से लीगल एजुकेशन कमेटी बनाएगी। मेरा पर्सनल मानना है कि कंपटीशन बढ़ेगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एवेन्यूज़ मिलेंगी, और दी एवेन्यूज़ जब इंटरनेशनल लेवल पे आएगा तो इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, है ना। बट there should be some limitations on their functioning so that the normal system in the country is not disturbed. ये चीज देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन सर फर्जी कानूनी डिग्रियों का मसला बड़ा अहम मसला रहा और मुझे याद है प्रदीप राय जी ने भी बड़ा उठाया था, SCBA में भी एक काफी मसला उठा था। जो फर्जी कानूनी डिग्री है सर, उसको लेकर एक जिसको कहा जा रहा है कि क्वैक्स जैसे डॉक्टरी के क्षेत्र में पैदा हो गए, वैसे वकालत में भी पैदा हो गए। किस तरह से इसको कर्टेल किया जाए? अब ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में आ गया है, और 10 अप्रैल को माननीय मुख्य न्यायाधिपति चंद्रचूड़ साहब ने इसके लिए एक आदेश दिया है, और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को आदेश दिया है कि आप जो फर्जी डिग्री हैं इनका वेरिफिकेशन कराएं। बार काउंसिल्स का कहना था कि यूनिवर्सिटी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है, हम भेजते हैं तो वो पैसा मांगते हैं, कई चीज़ें आई। तो अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने 10 अप्रैल को एक कमिटी बनाई है टू ओवरसी दिस एस्पेक्ट, और रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको उस कमिटी का चेयरमैन बनाया है, और भाग्यशाल मुझे भी उस कमिटी में चंद्रचूड़ साहब ने डाला है, और हमें 31 अगस्त तक एक रिपोर्ट देने की बात कही है। हमारी मीटिंग चल रही है और वी आर फॉर्मुलेटिंग certain rules and regulations for verification of not only the law degrees but also the graduation degrees and the school degrees of every lawyer who has been registered in the country. And we have a list of the report we get is there are 27 lakh lawyers which has to be verified. अब 27 लाख lawyers के ये verify करने का काम दिया है। अब ये बार काउंसिल और हमारी कमेटी कर रही है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम कुछ न कुछ नतीजे पे आएंगे। लेकिन सर उसके साथ साथ एजुकेशन जैसे कहते हैं कि ये बहुत दिनों से कंसर्न रहा कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था जो है वो महंगी होती जा रही है, उसी तरह से एजुकेशन भी महंगी होती जा रही है। आप लाइसेंस तो देते हैं कॉलेज को, लेकिन सर उस लाइसेंस को लेने के बाद बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस इतनी महंगी कर रखी है जिसकी वजह से जो एक आम गांव घर का लड़का है या छोटे शहर का लड़का है शायद, या बच्चे हैं लड़की भी, वो शायद पढ़ ही ना पाए, वो वहाँ उतना फ़ी ना दे पाए।
क्या इसको लेकर कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया करना चाहती है, आपकी कमेटी करना चाहती है? नहीं, जैसे एडवोकेट्स एक्ट है उसमें बार काउंसिल को सिर्फ लीगल एजुकेशन रेगुलेट करने का पावर है। जहां तक फीस का स्ट्रक्चर होता है, आपने मेडिकल एजुकेशन देखा होगा, इंजीनियरिंग एजुकेशन देखा होगा, बीएड एजुकेशन देखा होगा, फीस रेगुलेशन का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन में रेगुलेटरी फीस रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी हुई हैं, जिनके पास हर कॉलेज जाता है, अपना केस पेश करता है, उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन जो है वो तय करता है कि आप कौन सा फीस लेंगे। वैसा ही एक सिस्टम लीगल एजुकेशन के लिए भी होना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट ए फीस रेगुलेटिंग कमिटी वेयर they will decide ki what would be the fee structure of a particular college based on their infrastructure, the facilities available, and once that is done, this issue can be resolved. बिल्कुल। अब जब पढ़ने लिखने की बात हुई, कुछ बच्चे भी और पूछना चाहते हैं सर, सवाल जी। Good evening, sir. Good evening. Myself, Syed Mohammad Waris. Sir, you talked about Article 33 of the Constitution of India, the exclusion of the members of the armed forces or the military forces from the fundamental rights. Isn't it unfair for them? It's not excluding them for the fundamental right. Their fundamental right, so far as it relates to their service conditions, can be curtailed in the interest. And once it is curtailed, it is subjected to judicial review. For example, if a procedure is followed in their case, and if they come to my tribunal with a plea that the procedure is violative of my right to natural justice or deprives me of the opportunity of hearing, it is subjected to judicial review. Okay, sir. You see, there may be a case where a person is involved in a matter with regard to leakage of documents to a foreign country. He wants to know something which we cannot give it to him because it will affect a foreign treaty with that country, and therefore there it can be curtailed. So it depends upon case to case. Only thing is, the article only prescribes that the parliament by enacting a law has the right to curtail it. Now whether that curtailment of law is arbitrary or unreasonable is always subjected to judicial review. And sir, you talked about the military conditions of India. In Indian history, there has not been a single military coup. No, not a single military. What is the biggest reason for this? The discipline is maintained. The people are loyal to it. It's a very few who may create indisciplined situation. The inbuilt system takes care of everybody. You are looked after properly. You are given so many facilities. You don't have to do extra what you call extra constitutional methods to gain them, and therefore people are satisfied with the system. You are taken care of very nicely. बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से एआई का ज़माना है, साइबर लॉ तमाम तरह के अभी हम उसमें बहुत कमज़ोर हैं, उसको लेकर अगर हम बात करें अपनी फ़ौज की, बहुत सारे चैलेंजेस हमारी फ़ौज के सामने अब आ जाएंगी। क्या हमारा ट्राइब्यूनल, हमारा मिलिट्री लॉ इन तमाम चीज़ों के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। आर्मी साइबर सेल है यहाँ पे, क्योंकि अभी कई चीज़ें जो हमारी मिलिट्री की फंक्शनिंग है वो भी आईटी टेक्नोलॉजी से हुआ है, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो उनका लीकेज का प्रॉब्लम होता है, उनके पिल्फरेज का प्रॉब्लम होता है, उनमें इंटरफियरेंस जो साइबर है वो होता है। द आर्मी इज टेकिंग केयर ऑफ इट, दे आर डूइंग इट, एंड इट विल टेक सम टाइम, बट देन दे हैव information technology is being implemented in the army, taking care of the national security interest. चल रहा है वहाँ तो आप नया कुछ कर रहे हैं, लेकिन लॉ की फिर से मैं बात करूँ तो सिलेबस को लेके बड़ी शिकायत होती है यंग बच्चों की, क्योंकि वो तमाम उनके पास एक तरह से सुविधाएं हैं जिसमें वो देश विदेश की चीज़ों को पढ़ते हैं, और उनको ये लगता है कि हमारा जो लॉ का सिलेबस है बहुत आउटडेटेड है। वहाँ पर सर क्या कुछ नया होने वाला है? अब ये तो मैं अब वैसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पर अगर आपको सर सुविधा दी जाए इस हाँ, देश में, तो क्या क्या नया कर देंगे सर? बहुत कुछ नया करेंगे। बहुत प्रोसीजर जो है जो हम पढ़ाते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा कानून हैं कि जब क्लाइंट वकील के पास आता है, नया बच्चे को ये समझने में तकलीफ होती है कि इस केस को लेके हम कहाँ जाएं, कौन से ट्राइब्यूनल में जाएं, कौन सी सेक्शन लगती है, कौन सी धाराएं लगती है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ जरूरी है। एक बार सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ हो जाएगा तो सिलेबस भी अपने आप लाइन पे। आज सिलेबस इतने ज़्यादा है क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा कानून है, तो वो कानून पढ़ाने के लिए आपको हर चीज़ लगती है। तो मेरे ज़माने में
जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी है जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, कई वकीलों के पास जाने के बाद ये पता नहीं लगता कि इसका केस मैं कहाँ फाइल करूं, लेबर कोर्ट जाऊं, सिविल कोर्ट जाऊं, हाई कोर्ट जाऊं, तो नए वकील को ये पता करने में 2-4 दिन लग जाता है कि इसका केस मैं कहाँ पेश करूं। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ एक बार हो जाएगी तो सिलेबस भी आपका कम हो जाएगा। आज आपके पास एक ही सब्जेक्ट को लेके कई प्रोसीजर्स हैं, कई चीजें हैं, तो जो एकेडमिक वालों को लगता है कि आपको सब पढ़ाना चाहिए ताकि आप किसी पे ना छूट जाए। तो एक बार आप सिंप्लीफाई करिए। आप लेबर लॉ में देखिए, अभी लेबर कोड आया है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अदरवाइज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। अब अगर लेबर लॉ में 12 कानून है तो आपके सिलेबस में 12 कानून रहेगा। आप उसको सिंप्लीफाई करिए, लेबर लॉ का एक कोडिफाइड वो बनाइए, सबको इसमें रखिए, आपका सिलेबस अपने आप कम हो जाएगा। सो देयर हैज टू बी ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एकेडमिक फील्ड एंड द गवर्नमेंट एंड द एजुकेशन डिपार्टमेंट। द प्रॉब्लम इज हियर द लेफ्ट हैंड डज नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग एंड देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम एंड वी आर ऑल सफरिंग। बिल्कुल सर, एक और स्थिति में आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारे जवान सीमाओं पर हैं, उनके घर में कुछ अगर होता है और कई तरह के हम लोग लीगल एड भी करते हैं और इसमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं कि उसका पति तो ड्यूटी पर है पर उसके घर में किसी ने ज़मीन ले ली या किसी तरह की परेशानी उसको हो जाती है और कानूनी मदद की ज़रूरत होती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता बट कि हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में या इस तरह से जाए। क्या ट्राइब्यूनल की तरफ से ऐसी कोई सुविधा दी जाएगी जो जवानों को पहुँचे? जी, हमने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ और इनके साथ लिया है। हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम लीगल एड दिलाने के लिए, जैसे दिल्ली का आता है तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को भेज देते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं समाधान में मीडिएशन के लिए भेजते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे जो जवान बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं और जिनकी फैमिली घर में रहती है, उनको देखने के लिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। आई हैव इंस्टेंस ऑफ केसेस वेयर जैसे जवान जो है वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, घर में किसी को परेशानी हो जाती है तो आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन वाले उनको ले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, खुद बैठ के उनके साथ देखते हैं, उनको ऐसा ना लगे कि कोई घर में देखने वाला नहीं है, सारी चीज देखते हैं। उनमें जो भाईचारा और फैमिलीपन है यूनिट में रहने वाले बहुत ही अलग है, बहुत ही इतना अच्छा है कि आपको नॉर्मल सिविल सोसाइटी में शायद ना मिले वैसा। लेकिन सर आर्म्स ट्राइब्यूनल की तरफ से जो नए एडवोकेट्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे कानून हैं, बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर, क्या आप लोग कोई ऐसा वर्कशॉप जो यंग एडवोकेट्स के लिए आप ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे जिनको पर्टिकुलरली उन तमाम कानूनों के बारे में समझाया जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए कि वहाँ पर भी वो प्रैक्टिस करें? जी, कई कॉलेजेस हैं जो आपके लॉ कॉलेजेस हैं, उनके कहने पे हमने हमारे यहाँ इंटर्नशिप चालू कर दिया है। लॉ स्टूडेंट्स हमारे आते हैं, 1-1 महीने का इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप करने के बाद हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे ही जैसे आपने आज मुझे बुलाया, मुझे गुड़गांव में, नोएडा में एमिटी वालों ने इन्होंने बुलाया और उन्होंने मुझसे भी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मिलिट्री लॉ के बारे में लेक्चर देना, क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इनको आपके यहाँ ट्रिब्यूनल में भेजा जाए। तो 2-2, 3-3 दिन की विजिट होती है, पूरे दिन विजिट करते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, प्रोसीजर देखते हैं, उसके बाद हमारे साथ उनका एक इंटरैक्टिव सेशन होता है जिसमें वो सवाल पूछते हैं कि सर ये वकील ने ऐसा क्यों कहा, ये उसमें आपने ऐसा क्यों सवाल किया, और हम उनको करते हैं यहाँ पे। और सर अब हम बिल्कुल अंतिम उस पे आ गए, चरण पे आ गए हैं, तो इसलिए आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी सर। वैसे मैं जानती हूँ कि एक जज के तौर पर भी आप बहुत एक्टिव रहे थे, और एक जज होता है जो केवल केस सुनता है और एक जज होता है जो फैसला सुनाता है। आप फैसला सुनाने वालों में से थे, लेकिन सर ये ऊर्जा आपके अंदर जज के तौर पर से ही चली आ रही, या आर्म्स ट्रिब्यूनल में आने के बाद ये सैन्य ऊर्जा भी इसमें आ गई और कुछ ज्यादा ही ये तो जब से आया हूँ इस प्रोफेशन में तब से है, बल्कि इस प्रोफेशन में आने के पहले मैं अपने सीनियर के ऑफिस में क्लर्क का काम करता था, 3 साल क्लर्क किया, उसमें मैंने लॉ किया और उसके बाद उनके ऑफिस को ज्वाइन किया। तो तब से था, जुनून था, पता नहीं चला आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस आगमन के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन एक संदेश जो आप तमाम लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों को, नए वकीलों से लेकर तमाम वो लोग जो सुन रहे हैं इसको, उसको जो देना चाहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा
कि ईमानदारी से काम करिए। जो आपके पास आता है, डॉक्टर या वकील के पास कोई भी अपनी मर्जी से या शौक से नहीं जाता है। वो आया है तो उसको कुछ परेशानी है। हो सकता है उसकी परेशानी उसकी गलतफहमी के कारण हो सकता है उसकी परेशानी वाकई जेन्युइन हो। आपको उसको सुनना है, आपको उसको सुनने के बाद उसको एडवाइस देना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका केस लीजिए, और अगर आपको लगता है कि उसका प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है और ये समझ नहीं रहा है, इसको गलतफहमी है, तो उसको समझाइए। ये नहीं कि आपने समझ लिया कि इसकी गलतफहमी है तो इससे पैसा ले लो, हमारा काम चलने दो। बी लॉयल टू योर प्रोफेशन। यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज ए लॉयर एंड यू ओ a duty to the court to help the court in dispensing justice, and for that you should always say the correct facts to the court, है ना। आप ईमानदारी से अपना काम करिए। जहां आपको लगता है किसी के साथ जाती हुई है, इनजस्टिस हुआ, लड़िए। लेकिन कहीं आपको लगता है कि ये आदमी गलत समझ रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करिए, उसको समझाइए। उसके बाद वो नहीं समझता है तो उसको दूसरे वकील के पास जाके केस करने दीजिए। लेकिन यू डोंट टेक द पाप ऑफ squeezing money from him just because you need it. कि मैं ख़त्म करने वाली थी कार्यक्रम, लेकिन मेरे मन में ऐसी एक जिज्ञासा हुई, सबसे टफ केस सर आपके सामने क्या आया था और किस तरह से आपने उसको डील किया? ज़रूर जानना चाहूँगी कि कहाँ पे एक जज के तौर पर क्या कई बार कमज़ोर भी पड़ जाते हैं आप लोग, कभी बायसनेस भी आती है कि नहीं? वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन एक बड़ा अजीब केस हुआ था जब मैं पटना में था। मुझे यहाँ के कुछ वकीलों ने फ़ोन करके बोला कि सर हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने वाली एक लड़की है, उसके फादर शायद डिस्ट्रिक्ट जज हैं कहीं पे, और उन्होंने उसको कमरे में बंद करके तंग कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी करना चाहती है। मैंने दूसरे दिन ही रजिस्ट्रार जनरल से बोला कि पता करो कौन सा है, और वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब को बुलाया और पुलिस को भेज के लड़की को बाहर बुलवाया। फिर जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था उन्होंने बोला कि लड़के को भी भेजो। दोनों को सुना तो लड़की कह रही थी कि मुझे नहीं जानना, इसके साथ शादी करना है। तो मैंने उसको चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के गर्ल्स हॉस्टल में 15 दिन रखा। उसके पेरेंट्स से बोला आप इनसे मिलिए, बात करिए, और एक लेडी लॉयर को अपॉइंट किया और मैंने कहा कि 15 दिन के बाद लड़की को हमारे पास लाइए। 15 दिन के बाद उसने कहा कि सर मैं नहीं रहना चाहती, अपने पेरेंट्स के साथ शादी करना चाहती हूँ। हमने दोनों को दिल्ली भेजा और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि इनकी शादी कराइए, और इस टाइप से लड़की को वहाँ से बचा के निकाला। बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब वो लड़की आई थी तो मैंने देखा उसके साथ वाकई जाती हुई थी। जी, सो हैप्पीली एवर आफ्टर। तो आज इस कार्यक्रम में जिस तरह से जस्टिस मेनन ने तमाम सवालों का जवाब दिया, ये कहा जा सकता है कि हमारे सुरक्षा प्रहरी बेहद ही सेफ, जिसको कहा जाए, बेहद ही सुरक्षित हाथों में है। खासकर उनके न्यायिक हित बेहद सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि एक एक करके जस्टिस मेनन ने जिस तरह से सुरक्षा प्रहरियों के तमाम हमारे आर्मी के तमाम समस्याओं को रखा और समझा, और साथ ही कानून के दायरे में कैसे उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश आर्म फोर्सेज अपीलेट ट्रिब्यूनल कर रही है, ये हमने बड़ी गहराई से जानने की कोशिश की। इसके साथ साथ तमाम सवालों के समाधान ढूंढने के पीछे बेहद ज़रूरी है कि हमारे यहाँ न्यायिक शिक्षा की एक आदर्श स्थिति पैदा हो। और अब हम उम्मीद करेंगे जस्टिस मेनन की, जिस तरह से आपने कहा कि एक नई कमेटी बनी है, उस कमेटी में आप भी हैं, और शिक्षा व्यवस्था में क्या गुणवत्ता सुधार किया जाए ये कोशिश होने वाली है। तो आने वाले समय में भविष्य में हम एक नई शिक्षा व्यवस्था देखेंगे, खासकर न्यायिक शिक्षा की बात हम करें, और वो भी सस्ती शिक्षा भी होगी, ताकि हर एक व्यक्ति के पास कानून, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो एक आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और इन तमाम कोशिशों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बातचीत के दौरान मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि मैं हमेशा कोई ना कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है, लेकिन ये एक ऐसा शख्स हमारे बीच था जो फर्श से उठकर अर्श तक पहुँचा, और शायद इसलिए आगे बढ़ते बढ़ते भी हमेशा उसकी नज़र पीछे रही। उसे पता रहा कि पीछे कौन लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, और इसीलिए शायद बहुत सफाई से उन्होंने
बहुत जिंदा दिली से उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस मेनन। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक बार फिर से एक खास अंक के साथ आपके सामने होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।